Hey guys, this is Adiba here from Alpha Learning Classes. Today we are going to discuss about the chapter Lost Child, which is from your movement book. Okay, the writer of this chapter is Mulk Raj Anand. So who is Mulk Raj Anand? Mulk Raj Anand, he was an Indian writer in English who born in 1905 in Peshawar, Pakistan and died in September 2004. Mulk Raj Anand was admired for his novel and short stories of acquired the status of classic modern literature, and yes, he was a recipient of the civilian honor of the Padma Bhushan Award. ओके, टाइटल हमें लेसन का समझ रहा है लॉस्ट चाइल्ड, तो इसका मीनिंग क्या होगा? एक बच्चा है जो घूम गया है, मतलब वो कहीं जाता है और वो घूम जाता है। वो कहाँ जाता है हम वो देखते हैं। गांव वगैरह में मतलब नॉर्मली हमारे सिटीज़ में भी होता है कि फेयर्स लगते हैं। इवन आप और मैं कई बार गए भी है फेयर्स में, और वहाँ मतलब चीज़ों को देख के, वहाँ की चीज़ों को देख के हम सिर्फ अट्रैक्ट होते हैं। लाइक वो चीज़ें हमें सिर्फ अट्रैक्ट करती है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, हमें ये लेना है। इवन हम मम्मी पापा को फोर्स भी करते हैं अपने कि मुझे ये चीज़ दिला दो, वो चीज़ दिला दो, मुझे ये अच्छा लग रहा है। पर मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स उस चीज़ के लिए हमें रिफ्यूज़ करते हैं कि नहीं लेना है, क्या ज़रूरत आती है इसकी, नहीं लेना है, ऐसा होता है। तो फिर ये जो स्टोरी है, तो ये स्टोरी है एक बच्चे की जो कि एक फेयर में जाता है। वहाँ फेयर में जाकर, फेयर पता है ना, मेला, वहाँ जाके वो घूम जाता है। अब वो घूमता कैसे है उसे मतलब वो, अच्छा ठीक है, हम आगे लेसन में देखते हैं क्या वो घूमता कैसे है। ओके, it was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock cart. One little boy ran between his father's leg, brimming over with the life and laughter. ये लेसन जो है मतलब ये स्प्रिंग का टाइम है। स्प्रिंग का टाइम पता है ना आपको कब होता है? जब विंटर एंड होती है। विंटर एंड के मतलब दिसंबर में मोस्टली ऐसा होता है कि विंटर खत्म हो जाती है, तो जनवरी और फरवरी का जो टाइम होता है तो वो स्प्रिंग टाइम होता है। तो ये जो स्टोरी है वो स्प्रिंग टाइम में लिखी गई है। ओके, फ्रॉम द विंट्री शेड्स एंड नेरो लेन्स एली इमर्ज्ड अ गैली ऑफ क्लेड ह्यूमैनिटी। मतलब बहुत सारी जगह है वहाँ से लोग अच्छे मतलब न्यू क्लोथ से, मतलब अपनी ड्रेसिंग सेंस ठीक करके वो लोग घर से निकल रहे। जैसे हमें कहीं बाहर जाना होता है तो हम रेडी होते हैं बाहर जाने के लिए, और फिर रेडी होकर हम बाहर निकलते हैं कहीं पे भी जाने के लिए। तो वही राइटर बता रहे हैं कि जो वहाँ के लोग हैं तो वो रेडी होकर घर से बाहर निकल रहे हैं। अब कोई किस चीज़ से जा रहा है? सम वॉक, सम रोड ऑन हॉर्सेस, कोई हॉर्स से जा रहा है। ओके, अदर सेट बीइंग कैरिड इन बॉम्बू एंड बुलक कार्ट, जो हॉर्स अफोर्ड करते हैं। नॉर्मली विलेजेस वगैरह में बुलक कार्ट्स, हॉर्सेस, यही सब ज़्यादा चलता है ना। जो हॉर्सेस अफोर्ड करते हैं वो हॉर्स से जाते हैं, और जो बुलक कार्ट अफोर्ड करते हैं वो बुलक कार्ट से जाते हैं। अब यही सब स्क्रेच सीन चल रहा था। उतने में ही क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा अपने पापा के पैरों के नीचे से निकल के बहुत ज़्यादा खुशी में वहाँ से निकला। वो लाइक बच्चों को छोटी छोटी चीज़ से कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है। अभी हमारे ही घर बच्चे होते हैं, हम देखते हैं ना कि बस बच्चों को बोल दो मैं आपको आइसक्रीम खिलाने लेकर जाऊँगी या जाऊँगा, तो फिर बच्चे उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ठीक है उन लोग रेडी होने के लिए लग जाते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं। तो वैसे ही एक बच्चा था जो कि बहुत ज़्यादा खुश था। अब यहाँ पे एक आ रहा है वर्ड ब्रीमिंग। ब्रीमिंग का मीनिंग क्या निकलेगा? ब्रीमिंग का मतलब निकलता है फुल ऑफ। कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा भरी हो ना, लाइक कि वो बस झलक जाए, बस गिर जाए, वो इतना ज़्यादा खुश था, इसलिए वहाँ पे उसको कंपेयर किया है ब्रीमिंग। अ ग्लास ऑफ वाटर हम लेते हैं ना, जो हम उसको पूरा फुल फिल कर देते हैं, लाइक ऊपर तक के एकदम उसके सरफेस तक, तो वो क्या होता है कि झलक जाता है। तो बस वहाँ पे भी वही है कि वो बच्चा इतना ज़्यादा खुश था कि उसकी जो खुशी थी वो झलक रही थी, लाइक हर कोई उसकी खुशी देख पा रहा था। सो अब नेक्स्ट पैरा में क्या है वो देखते हैं हम। कम चाइल्ड कम, कॉल हिज पेरेंट्स एज he lagged behind, fascinated by toys and shops that lined the way. अब कम चाइल्ड कम, कौन बुलाएंगा? उसके पापा, इधर आओ बेटा, इधर आओ, कहीं तुम पीछे ना छूट जाओ, इसीलिए उसने बोला जल्दी आओ। बट वो जो बच्चा था तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था
जो वहाँ पे टॉयज़ की शॉप थी, एक के बाद एक टॉयज़ की शॉप लगी हुई थी वहाँ पे, तो वो बच्चा उससे अट्रैक्ट हो रहा था। फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्ट होना। ओके, ही hurried toward his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he come to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. वो जल्दी जल्दी अपने पेरेंट्स के पास गया। His feet obedient to their call, होता है ना, मतलब जैसे ही हमें हमारे पेरेंट्स आवाज़ देते हैं हम वैसे ही तुरंत भागते हुए अपने पेरेंट्स के पास चले जाते हैं। सो वैसे ही था। His eyes still lingering to the on the receding toys, उसकी जो आंखें थी तो वो टॉयज़ को देखते हुए ही थी एक जगह। इवन वो जा भी रहा था ना तो वो पलट पलट कर वो सिर्फ टॉयज़ को ही देख रहा था। ओके, अब यहाँ पे आ रहे हैं हमारे लिए न्यू वर्ड्स। क्या है वो? लिंगरिंग एंड रिसीडिंग। लिंगरिंग का मीनिंग होता है लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आप चाहते हो कि इसे नोट करना है तो आप कर सकते हो। ओके, लिंगरिंग का मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, एंड रिसीडिंग लेफ्ट बिहाइंड एज ही वॉक्ड अवे। ओके, जैसे मैंने आपको बताई कि वो देखते हुए ही जा रहा था पीछे पलट के। As he come to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, and even though he well knew the old cold soul of refusal their eyes, वो उसकी जो डिज़ायर थी वो टॉयज़ को लेकर वो मतलब से रह ही नहीं पा रही थी। मतलब वो चीज़, वो जो फीलिंग था ना वो दबा ही नहीं पा रहा था। मतलब मुझे वो टॉय चाहिए और चाहिए, पर उसको ये भी पता था कि मेरे पेरेंट्स का सो कॉल्ड डायलॉग रहेगा कि नहीं क्यों लेना है ऐसा वैसा। अब फिर भी होता क्या है यहाँ पे, अब ये देखिए जो लास्ट लाइन है वो पैरा की, कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज। मतलब यहाँ पे कोल्ड किसको डिफाइन कर रहा है? यहाँ पे कोल्ड मीनिंग आएगा किसी चीज़ को बोलना विदाउट फीलिंग, लाइक उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज़ से, ये मीनिंग निकलेगा यहाँ पे कोल्ड का। ठंडी वाला कोल्ड नहीं समझना यहाँ पे। हाँ होता है ना ठंडी वाला, मतलब एकदम मम्मा को बोलते क्या एकदम ठंडा रिस्पॉन्स कर रहे हो, मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, तो मतलब होता है अपने साथ। तो बस वही है, कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। उसे पता था कि वो चीज़ तो होने से रही, उसको मिलने वाली नहीं। और यहाँ पे लिख लो आप कोल्ड का मीनिंग अंडरलाइन करके, विदाउट एनी फीलिंग। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड। फिर बच्चा रिक्वेस्ट करने लगा कि नहीं मुझे ये टॉय चाहिए, ये टॉय चाहिए। फिर अब होता क्या है उसके बाद देखते हैं हम। हिज फादर लुक एट हिम red-eyed in his familiar tyrant's way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" अब पापा, मोस्टली होता है कि पापा से बच्चे डरते हैं, तो वही पापा ने एकदम बड़ी बड़ी रेड आंखें निकाल के बोले कि नहीं क्यों चाहिए तुम्हें, मतलब वही बड़ी बड़ी आंखें निकाल के घूरने लगे कि क्या ज़रूरत आती है, क्यों होना तुम्हें ये। हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे, जैसा उनका हमेशा का चलता है। यहाँ पे टायरेंट्स मीनिंग क्या होती है टायरेंट्स की? टायरेंट एक क्रूएल किंग है। वहाँ पे मतलब होते हैं ना कि एक किंग के टाइप वो बोल दिए कि कब क्यों चाहिए, मैं नहीं दिला रहा एंड ऑल। पर मम्मा है, मम्मी तो हमें ऐसे रोते हुए रिक्वेस्ट करते हुए नहीं देख सकते हैं, तो मम्मी ने क्या बोला उसे। अब होता है ना हम बच्चों को किसी भी चीज़ में बहला देते हैं, अगर हमें वो चीज़ उन्हें नहीं देनी होती है तो। छोटा एक बच्चा होता है, अगर वो किसी चीज़ के लिए ज़िद करे तो ऐसा ही होता है कि पेरेंट्स वो चीज़ के लिए उन्हें, अगर वो चीज़ उन्हें नहीं देनी होती तो वो लोग बहला फुसला देते हैं, किसी और चीज़ की तरफ उन्हें वो अट्रैक्ट कर देते हैं। तो बच्चा है, वो बच्चा किसी और चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। आपके भी छोटे मतलब आपके भी सिबलिंग्स होंगे, अगर आपको कोई चीज़ उन्हें फ़ोन तो बहुत मांगते हैं और आप लोगों के पास तो होंगे ही। अगर वो आपसे मोबाइल मांग रहे हैं और आपको नहीं देना है तो आप उन्हें कोई भी चीज़ में बहला दोगे, देख वो क्या है, मम्मा चॉकलेट दे रही है जाओ एंड ऑल, मतलब हम इस सब चीज़ में लग जाते हैं। तो उसकी मम्मी ने भी वैसा ही किया। क्या किया मम्मी ने, अब जहाँ पे उन लोग फेयर में गए थे तो अब वो मतलब विलेज वाला एरिया था, वहाँ पे मतलब जस्ट उनके सामने ही एक मस्टर्ड का फील्ड था। अब वो मस्टर्ड पता है ना, जिसको हम अपने नॉर्मल हिंदी में सरसों भी बोलते हैं, हाँ, तो वो मस्टर्ड का फील्ड था। अब वो तो जो मम्मी है तो वो उसे दिखाने लगी, देख देख बेटा वो क्या है। तो फिर बच्चा उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। इट वॉज लाइक फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग इज गोल्ड, स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड इवन लैंड।
वहाँ पे मस्टर्ड फील था, मतलब वहाँ ऐसा फील हो रहा था कि वो मेल्टिंग गोल्ड है। मस्टर्ड येलो कलर के होते हैं, ओके, हाँ मस्टर्ड येलो कलर का होता है। हाँ, तो वो उसको दिखाने लगी पेरेंट्स को, मतलब उसकी जो मम्मी थी वो मस्टर्ड को दिखाने लगी, देख बेटा, उसने उसको काय से कंपेयर करी कि वहाँ पे किसी ने मेल्टेड गोल्ड डाल दिया है। उसने उसे कंपेयर किया एक मेल्टेड गोल्ड से, कि देख यहाँ पे मेल्टेड गोल्ड है, आप वो देखो। तो बच्चा वो येलो जो उसके फ्लावर्स थे, मस्टर्ड के फ्लावर्स थे जो येलो येलो, तो बच्चा उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। अब उतने में ही क्या हुआ, ये देखो, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वे आर बर्सलिंग अराउंड ऑन देयर गॉडी purple wings, intercepting the flight of a lone bag bee or butterfly in search of sweetness for the flowers. अब हाँ, उतने में ही क्या हुआ, वहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज, मतलब ड्रैगन फ्लाइज पता है ना, तो वो बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज वहाँ से आई, मतलब वही वहाँ पे तो मस्टर्ड का फील्ड था, वहाँ से ड्रैगन फ्लाई आई। ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, गॉडी इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे ब्राइट कलर, वो मतलब बहुत जल्दी जो चीज़ दिख जाती है ना, एकदम शोई जो चीज़ होती है उसको बोलेंगे गॉडी। पर्पल विंग्स इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ प्लेन ब्लैक बीज और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम देयर फ्लावर, फ्रॉम द फ्लावर। अब वहाँ पे बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई वगैरह भी आई, तो बटरफ्लाई वहाँ से क्या करेंगी, बटरफ्लाई जो स्वीटनेस होंगी, किसकी स्वीटनेस होंगी, जो फ्लावर है वहाँ पे फ्लावर की स्वीटनेस सक करेंगी। The child followed them in the air with his gaze till one of them would steal its wings and rest, and he would try to catch it. जैसे ही एक बटरफ्लाई या फिर एक ड्रैगन फ्लाइज वहाँ पे जा, मतलब किसी फ्लावर पे जाकर बैठती है, वो अपने विंग को थोड़ा सा वो फड़फड़ाना बंद करती है, तो वैसे ही क्या करता है वो बच्चा, बच्चों की आदत होती है ना कि बच्चे क्या करते हैं, बटरफ्लाई स्पेशली उन लोग उसको उसके पंख से उठा लेते हैं हाथ में, तो जैसे ही वो मतलब फड़फड़ाना बंद करती है, फ्लावर पे जाकर वो सक करने लगती है उसका जो भी जूस होता है, तो वो वैसे ही जाता है और वो उसको मतलब से पकड़ने के लिए ट्राई करता है, किसे, ड्रैगन फ्लाई और बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए ट्राई करता है। बट जैसे ही बच्चा उनके पास जाता है तो उन लोगों का रिवर्स एक्शन तो यही होगा ना कि उन लोग उड़ के भाग जाते हैं, वैसा वो बच्चे के भी साथ हो रहा था, वो पकड़ने जा रहा था और जो ड्रैगन फ्लाई थी वो भाग जा रही थी, बटरफ्लाई भी भाग जा रही थी वहाँ से। But it would go fluttering, flapping into the air when he had almost caught in his hand. Then his mother gave a cautionary call. Come child, come on the footpath. अब जो बच्चा था तो वो बिजी हो गया था बटरफ्लाई पकड़ने में, तो वो फिर से थोड़ा सा पीछे रह गया होगा अपने पेरेंट्स से। जैसे ही वो पीछे रह गया तो उसकी मम्मी ने उसको फिर से आवाज़ दी। अब वो कौन, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं उसे, कॉशनरी कॉल। कॉशनरी पता है ना, किसी चीज़ को होने से पहले जो चेतावनी देते हैं हम, चेतावनी, दैट मीन्स कॉशन, ओके। तो वो बोल रही थी, ऐसा कॉशनरी कॉल उन्होंने दिया और बोला कि बेटा यहाँ पे आओ, ये इस फुटपाथ पे से चलो, ओके। ही रेन टूवर्ड हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉकड abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब बच्चा फिर खुशी खुशी क्या हुआ, अपने पापा के मतलब अपने पेरेंट्स के पास चले गया। वॉकड abreast of them, अब यहाँ पे ब्रीस्ट का क्या, abreast का मीनिंग क्या निकलेगा, साइड बाय साइड। अगर नोट करना चाहते हो तो कर लो, साइड बाय साइड एंड फेसिंग सेम फेस, मतलब फेयर में जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, अब वो साथ में चलते हैं ना सब एक जगह, बस वही वैसे ही है, वो उन लोग साइड बाय साइड जा रहे थे। वाइल बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, अट्रैक्टेड बाय द, फिर से क्या हुआ, वो बच्चा मतलब अपने पेरेंट्स के पास जाने की बजाय क्या किया, वहाँ से छोटे छोटे इंसेक्ट्स और वॉर्म्स निकल रहे थे, वॉर्म्स कीड़े मकोड़े, वॉर्म्स निकल रहे थे फुटपाथ पे से। अब जैसे क्या बोला कि विंटर ख़त्म हो गया, स्प्रिंग सीज़न आया, स्प्रिंग सीज़न में हल्की हल्की सी धूप निकलती है, जो वो धूप निकलती है तो अब होगा ना, इंसेक्ट्स भी ना ज़मीन में से निकल रहे थे, ठीक है, तो वो ज़मीन में से इंसेक्ट्स निकल रहे थे, तो वो बच्चा क्या हुआ, उसे ही देखने के लिए मतलब से वही रुक गया, वो पीछे छूट गया फिर से उसे देखने के लिए। अब ये चीज़ ध्यान रखो, बच्चा कोई चीज़ में फैसिनेट होकर वहाँ पे रुक जा रहा है,
रुक जा रहा है, फिर अपने पेरेंट्स से थोड़ा बिछड़ जा रहा है, बट उसकी मम्मा उसे आवाज़ दे रही है कि नहीं आओ, मतलब आ जाओ यहाँ पे हमारे साथ, चलो इस फुटपाथ पे आओ, ऐसा वैसा बोल रही है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फॉर द शेड ऑफ द ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल, ही रेन टूवर्ड्स देम। फिर से उसके पेरेंट्स ने उसे आवाज़ दिया, इधर आओ बेटा, इधर आओ। मतलब वहाँ पे कोई शेड था, अब किसका शेड था वहाँ पे, ग्रोव, GROVE, ग्रोव। अब ये ग्रोव का मीनिंग क्या होता है, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज, मतलब जहाँ पे छोटे छोटे ना पेड़ पौधे होते हैं उसको बोलेंगे हम ग्रोव। और ऑफ कोर्स जब वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं तो वहाँ पे मतलब शेड भी होगा, हमें थोड़ा सा साया भी मिलेगा, ठंडक भी लगेगी थोड़ी, क्योंकि धूप थी ना, इसी वजह से उन लोग आके उस शेड में बैठ गए। अब वो शेड कहाँ था, सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ द वेल, वहाँ पे कुआं था, तो वो कुएं की जो एज थी ना वहाँ पे वो लोग बैठ गए। फिर उतने में ही जो बच्चा था, यहाँ पे हाँ बच्चे का नाम और पेरेंट्स का नाम इंडिकेट नहीं किया है, ये एक यूनिवर्सल स्टोरी है, ये ऐसा नहीं है, ये हर जगह ऐसा ही होता है, जहाँ छोटे बच्चे रहे ना उन लोगों को हमें ऐसे ही संभालना पड़ता है। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल स्टोरी है, यहाँ पे ना ही पेरेंट्स का नेम है और ना ही वो बच्चे का नेम है। ये पेरेंट्स के ये वाली स्टोरी के राइटर कौन थे, मैंने अभी आपको बताया कौन है वो, मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद जो है ना, तो वो अपनी इंडियननेस की वजह से थोड़ा मतलब से फेमस है, लाइक वो इंडियन स्टोरीज ज़्यादा लिखते हैं, उनको मतलब हमारे कल्चर के बारे में बताना अच्छा लगता है। और ऐसे ही ना एक आपने पढ़े होंगे अपनी लास्ट स्टैंडर्ड में, एक मुंशी प्रेमचंद है, वो भी राइटर है, मतलब वो भी मतलब बहुत अच्छे राइटर है, वो भी स्टोरीज नॉर्मली इंडिया, मतलब उन्हें भी इंडिया के बारे में, इंडियननेस जितना भी हमारा कल्चर के बारे में लिखना अच्छा लगता है। तो उनकी एक ना स्टोरी थी, शायद वो हिंदी में है, वो स्टोरी का नेम है ईदगाह। ईदगाह स्टोरी ना एक ऑर्फन चाइल्ड की है, वो जो बच्चा है, देखना कभी ना आप रीड करना है, ये नॉर्मली आपको गूगल वगैरह पे भी मिल जाएंगी। एक ऑर्फन बच्चा होता है, ऑर्फन चाइल्ड है वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता है। तो फिर वहाँ पे ईद होती है ना, ईद का फेस्टिवल था। अब ईद का फेस्टिवल वहाँ पे ईद के फेस्टिवल के लिए फेयर लगता था, मतलब मेला लगता था। तो अब वो बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ वो मेले में घूमने के लिए जाना चाहता था। अब वो ऑर्फन था, उसके पास पैसे थे ही नहीं, पर जो भी मतलब उसके ग्रैंड मदर ने मतलब सेविंग्स करके रखी होंगी, तो उसे उस टाइम 3 पैसे मिले थे, मतलब उसकी ग्रैंड मदर ने उसे 3 पैसे दिए थे। और अब 3 पैसे वो टाइम तो मतलब ऐसा था कि बहुत, अब वो टाइम के हिसाब से भी वो 3 पैसे कम थे, बट जो उसके अनदर फ्रेंड्स थे उसके साथ दूसरे भी फ्रेंड्स गए थे, तो वो जो फ्रेंड्स थे ना, तो उन लोग हर चीज़ खरीदने लगे, मतलब वहाँ के टॉयज़ एंड स्वीट्स वगैरह जो भी था। पर बच्चे के पास वो बच्चे का नाम हामिद था, और जो उसकी ग्रैंड मदर थी उसका नाम आमीना। तो जो हामिद था, हामिद के पास इतने पैसे तो थे नहीं, ना ही उसमें स्वीट आ सकती थी, ना ही उसमें टॉयज़ आ सकते थे कुछ भी। अब वो बच्चा क्या करे, तो वो बच्चा मतलब देखना आप पूरी स्टोरीज पढ़ना, मतलब वो स्टोरी पढ़ के गूज़बम्स आ जाएंगे, मतलब वो कितना ज़्यादा अपनी ग्रैंड मदर के लिए पॉजिटिव था, वो कितना ज़्यादा उनकी केयर, उनसे वो कितना ज़्यादा लव करता था, बस वो वही सब है उसमें। आप एक बार ना जाके रीड करना, अभी मैं ना सस्पेंस ओपन नहीं करती हूँ, अगर आप लोगों को कुछ रहेगा ना मुझसे पूछ लेना अगर वो नहीं मिलेंगी बहुत, तो वो खरीदता क्या है वो 3 पैसों में, थोड़ा वो देख के आना। चलो अब हम हमारे चैप्टर पे आते हैं, हमारी स्टोरी। हाँ, कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट कॉल्ड हिम from the shade of the grove where they had seated themselves on the edge of the well. He ran toward them. A shower of young flowers fall upon the child as he entered the grove, and he forgotten his parents. He began to gather the raining petals in his hand, but lo, he heard the cooing of doves and ran toward his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hand. अब हाँ, स्प्रिंग सीज़न था, जैसे ही मतलब जहाँ पे वहाँ अब उन लोग बैठे हुए थे उसके पेरेंट्स, तो मैंने बताया आपको वहाँ पे पेड़ थे,
तो वहाँ पे जैसे ही मतलब एक फिल्मी अंदाज में इसको बयान किए है, जैसे ही बच्चा आता है तो उसके पूरे मतलब जैसे ही वो आता है तो उसके ऊपर पूरे जो फ्लावर की पेटल रहती है वो शॉवर मतलब पूरी उसकी आंखें गिरते जाती है, मतलब पूरा शॉवर होता है। तो अब वो बच्चा क्या करा, जो पेटल्स थी तो उसको पकड़ने लगा, मतलब उसको एक इकट्ठा करने लगा, अपने पास रखने लगा। बट लो, अब उतने में ही क्या हुआ, उसे डव पता है ना, पिजन की तरह एक बर्ड होती है डव। He heard the cooing of doves and ran toward his parents shouting. जैसे ही उसने डव की क्वीइंग की आवाज़ सुनी तो वैसे ही क्या किया उसने, अपने पेरेंट्स के पास भागते हुए गया और बोला द डव। और फिर क्या हुआ, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स। जो उसने फ्लावर की पेटल्स जमा की थी ना, तो उसने मतलब वो चीज़ छोड़ के दूसरी चीज़ पे लग गया वो, मतलब अब उसे वो जो पेटल्स थी वो नहीं चाहिए थी, अब उसे जो डव की क्वीइंग सुननी थी। अब देख रहे हो, ठीक है, आप ये नोटिस कर रहे हो कि बच्चा एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ के पीछे पड़ते जा रहा है। जैसे सबसे पहले उसे चाहिए थे टॉयज़, फिर उसके पापा ने घूरने लगे उसे रेड आई से, ऐसा टायरेंट मतलब क्रूल किंग की तरह उसे घूरने लगे करके उसने फिर वो चीज़ को मना कर दे कि जाने दो, नहीं चाहिए। फिर अब क्या हुआ, वो दूसरी चीज़ के पीछे क्या किया, उसने टॉयज़ को छोड़ दिया, फिर अब दूसरी चीज़ के पीछे किसके लिए गया, वो जो फ्लावर की पेटल थी वो। फिर उसने क्या किया, उतने में ही डव की क्वीइंग की आवाज़ सुनी तो उसने उस पेटल्स को भी छोड़ दिया और फिर किसके पीछे चले गया, डव्स के पीछे चले गया। फिर से उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ देते हैं, कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ gone running in a wild capers around the banyan trees, and gathering him up they took a narrow winding footpath which led to the fair through a mustard field. फिर से उसके पेरेंट्स ने उसको आवाज़ दिया, who had now gone running a wild capers of banyan trees. अब वहाँ पे एक बनियान ट्रीज था। अब यहाँ देखो कैपर की मीनिंग देखो, एक कैपर की मीनिंग होती है एक प्लेफुल स्किपिंग मूवमेंट, मतलब होता है ना कि बच्चे गोल गोल किसी भी चीज़ के अराउंड में घूमते हैं या गोल गोल होके जाते हैं वहाँ पे। तो वो क्या किया उसने, बनियान ट्री के ऐसे अराउंड में गोल गोल घूमने लगा, ठीक है, वो बनियान ट्रीज के अराउंड में गोल गोल घूमने लगा और फिर अपने पेरेंट्स के पास जाने लगा। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रोन्स कवरिंग टू द whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world was entering. जैसे ही वो मतलब से वहाँ पे पहुँचा, जैसे ही वो मतलब जैसे ही वो अपने पेरेंट्स के पास गया, जब वो विलेज के पास आया पेरेंट्स के साथ अपने, एंड चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रोन्स कवरिंग टू अ whirlpool ऑफ फेयर। वहाँ पे फेयर है, वहाँ पे तो बहुत सारे लोग मिलना ही मिलना है, ठीक है, तो वहाँ पे उसे बहुत सारे लोग दिखे। और फिर कवरिंग टू द whirlpool ऑफ अ फेयर, वर्लपूल की मीनिंग निकलती है भंवरा, होता है ना, भंवरे में लोग फंस जाते हैं। अब वैसे ही उसने इंडिकेट किया है जो वहाँ की मतलब से एटमॉस्फेयर था उस फेयर का, उसको वर्लपूल से होता है ना, हम एक जगह से निकलते हैं मेले में, एक जगह से निकलते हैं और फिर जब हम आते हैं रिटर्न मतलब गोल घूम के हम फिर सेम जगह पे वापस आ जाते हैं, मतलब गोल घूमे फिर वहाँ पे वापस आए फिर अनदर फिर दूसरे साइड के, लेकिन हमें वो एक जगह वापस आना ही पड़ता है। तो इसलिए उसने उसे कंपेयर क्या किससे किया है, whirlpool ऑफ अ फेयर। Felt once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब उसको उससे ड्वेल फीलिंग आ रही थी, मतलब ड्वेल फीलिंग मतलब एक तो वो अट्रैक्ट भी हो रहा था उससे, मतलब फैसिनेटेड अट्रैक्ट भी हो रहा था वो मेले को देखकर, वो जो फेयर की चीज़ें थी, अलग अलग चीज़ें होती है फेयर्स में, तो उसको देख के वो अट्रैक्ट भी होने लगा। और उसको रिपल का मीनिंग अट्रैक्शन का अपोजिट रिपल होता है, और वो मतलब इतने सारे लोग उसको अनकंफर्टेबल लग रहा था, इतने सारे लोगों को देख के वो रिपल भी हो रहा था। बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, उसे कन्फ्यूजन हो रहा था कि अब मैं क्या करूँ, बट वो बच्चा है, अगर उसे किसी चीज़ में बहला देंगे वो फिर से उसका माइंड चेंज हो गया। अब वो कहाँ चेंज हुआ हम वो देखते हैं।
A sweetmeat seller hog, gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and the crowd pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets, decorated with leaves of silver and gold. The child stared open eyes and his mouth watered for the barfi that was his favorite sweet. I want barfi, he slowly murmured. But he half knew as he begged that his plea would not be heeded, because his parent would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. Okay? अब उसे किस चीज़ ने डिस्ट्रैक्ट किया? एक मतलब स्वीट मीट सेलर गुलाब, जिसके पास गुलाब जामुन, रसगुल्ला, मतलब ढेर सारी स्वीट्स, मिठाइयाँ बहुत सारी है, फिर से उसने उसे डिस्ट्रैक्ट किया. At the corner of the entrance of a crowd pressed around his counter of the food, an architecture of many colored sweets. Okay? यहाँ पे क्या बोले हैं? आर्किटेक्चर पता है आपको? आर्किटेक्चर नॉर्मली वहाँ पे मतलब कलर की ना मिठाइयाँ रखी हुई थी, मतलब उसके जो मिठाइयों के ढेर होते हैं ना, वो भी अलग अलग पैटर्न में रखे हुए थे. ठीक है, तो कलर अलग था. हमारे मिठाइयों के कलर कितने अलग अलग होते हैं, जैसे मोतीचूर के लड्डू येलो, फिर अगर हमें ऑरेंज मिठाई चाहिए तो वो ऑरेंज कलर की होती है. संतरा बर्फ़ी जिसे बोलते हैं वो ऑरेंज कलर की होती है. फिर ठीक है, अभी आप लोग ना मिठाई की बात है, नहीं तो पूरा ध्यान मिठाइयों में चले जाएगा, जिसे पसंद होगी. इधर देखते हैं. अब बच्चे की आदत थी कि उसे बच्चों को ना बर्फ़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो वो बर्फ़ी की तरफ मतलब से ऐसा ना देखने लगा कि मुझे अब बर्फ़ी चाहिए, मुझे चाहिए ही बर्फ़ी. और जो मिठाइयाँ थी ना, तो वो डेकोरेट थी सिल्वर एंड गोल्ड, लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. मिठाइयों के ऊपर देखी होंगी आपने, सिल्वर कलर की या गोल्ड कलर की ऐसी पतली सी एक लेयर आती है. तो उसने राइटर ने वो बताए है कि वो जो मिठाई है ना, तो उसके ऊपर एक लेयर थी. किसकी लेयर थी? सिल्वर या गोल्ड की. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइज एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट. पर जो बच्चा था ना, वो एकदम से आंखें फाड़ के वो बर्फ़ी की तरफ देखने लगा. क्यों देखने लगा? मैंने बताया ना, क्योंकि बच्चों को तो मिठाइयाँ पसंद होती है, बट वो जो बच्चा था तो उसे उसकी बर्फ़ी मोस्ट फेवरेट थी. ठीक है, उसने ना एकदम धीरी आवाज़ में बोला, आई वॉन्ट बर्फ़ी. फिर बट ऐसा उसने इतनी आवाज़ में बोला कि उसके पेरेंट्स ने सुने नहीं सुने, उसे फ़र्क नहीं पड़ा. बट ही हाफ न्यू एज ही begged that his plea would be not heeded because his parent would say he was greedy. उसको अच्छे से पता था अगर ये बोलेगा कि मुझे बर्फ़ी चाहिए तो उसके पेरेंट्स उसे उसके लिए भी मना कर देंगे कि नहीं देना है. यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है heeded, HEEDED. heeded का मीनिंग होता है पेड अटेंशन. उसे ये अच्छे से पता था कि उसके पेरेंट्स उसे अटेंशन नहीं देंगे, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि वो ग्रीडी है, मतलब वो एक लालची है. उसे सिर्फ हर टाइम खाने का सोचते रहता है या टॉयज़ का सोचते रहता है, जो चीज़ देखा वही. तो उसने विदाउट वेस्टिंग हिज टाइम, मतलब उसने अपना टाइम वेस्ट ही नहीं किया और आगे बढ़ गया. अ फ्लावर सेलर हॉग्ड a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went toward the basket where the flower lay heaped and half murmured, I want the garland. But he well knew that his parent would refuse to buy him those flowers because they would say that they were so cheap. So without waiting for an answer, he moved on. यहाँ पे भी उसने सेम किया. उसे क्या चाहिए था? एक फ्लावर सेलर, मेले में बहुत सारी चीज़ें मतलब से शॉप्स लगती है ना, तो वहाँ पे एक फ्लावर सेलर भी था. तो वो क्या सेल कर रहा था? गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. गार्लैंड पता है? मालाएं, जो माला होती है ना, उसको गार्लैंड बोलते. तो वहाँ पे वो फ्लावर्स की जो माला थी वो सेल कर रहा था. द चाइल्ड सीम इरेसिस्टिबली ड्रॉन. पर उसे पता, मतलब वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, बट वो फिर उसने अपने दिल में बोला,
he went toward the basket where the flower lay heaped and murmured. फिर वो अपने दिल में बोला कि नहीं, फिर से मुझे सेम आंसर ही मिलेगा। अपने दिल में बोला कि मुझे चाहिए, पर फिर यही सोचा कि उसे सेम आंसर मिलेगा, इस वजह से उसने उसको भी स्किप कर दिया कि यार नहीं चाहिए मुझे वो। मतलब पेरेंट्स मना करेंगे, फिर उसने अपने पेरेंट्स के आंसर का वेट भी नहीं किया कि पेरेंट्स हाँ बोलते हैं कि ना बोलते हैं, और वो उतने में ही आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red and green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloon because they would say he was too old to play with such a toys. So he walked on farther. अब वो सबसे पहले वो किसके लिए रुका वहाँ पे? बर्फ़ी के लिए रुका। फिर उसने अपने में ही बोला कि मुझे चाहिए। फिर उसे अपने पेरेंट्स का आंसर पता था कि उसके पेरेंट्स बोलने वाले हैं नहीं, वो ग्रीडी है। फिर वो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसे एक उसे गुलमोहर फ्लावर की गार्डलिन पसंद आई। वो गया वहाँ पे, स्मेल किया, फिर सोचा, फिर अपने आप में बोला मुझे ये चाहिए। फिर वो आगे बढ़ गया कि अब मुझे ये नहीं मिलने वाली है। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर थोड़ा सा मतलब आगे गया, उसने देखा कि वहाँ पे एक पोल लेके जिसमें येलो, देखियो ना बलून वाले अंकल घर के पास आते हैं, पोल के अंदर बहुत सारे बलून्स लगे होते हैं, तो वही अंकल थे, वो अंकल थे। तो उनके पास येलो, रेड एंड पर्पल बलून्स थे, ठीक है। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी of silken color and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. अब उसे ना एकदम स्ट्रॉन्ग इमोशन आया, मुझे बलून चाहिए, मतलब इतना प्यारे रेनबो कलर के वहाँ पे बलून्स थे। तो उसने सोचा कि मतलब ओवरवेलमिंग का मीनिंग लिख लो, स्ट्रॉन्ग इमोशन, ओके। तो उसने वो बलून्स लेने का बहुत सोचा, पर उसे एक चीज़ अच्छे से पता थी, अगर से वो अपने पेरेंट्स को बोलेगा तो उसके पेरेंट्स उसे रिफ्यूज़ ही कर देंगे कि नहीं हम नहीं लेके देते हैं। अब देखो उसने क्या सोचा, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज क्यों, दे वुड से दैट ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच अ टॉयज। क्योंकि अब वो थोड़ा बड़ा हो गया था और अब बच्चा नहीं रहा, एकदम छोटा बच्चा नहीं रहा कि वो बलून्स के साथ खेलेगा, और इसे वही बोल के वो रिफ्यूज़ करेंगे, तुम बच्चे नहीं हो, तुम बलून्स के साथ खेलोगे। सो ही वॉक्ड ऑन फार्दर, फिर वो आगे बढ़ गया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in graceful bend like a neck of swan, while they stole into its invisible ear like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went toward the snake charmer, but knowing his parent had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded farther. अब उसे फिर से थोड़ी देर वो आगे गया तो उसे फिर से कोई चीज़ अट्रैक्ट करी। किसने अट्रैक्ट किया उसे? स्नेक चार्मर सपेरा, जो स्नेक वगैरह को कंट्रोल करते हैं, फ्लूट बजा के, बीन बजा के जो कंट्रोल करते हैं, वो है। तो वो मतलब से अपना फ्लूट को बजा रहा था, और जो स्नेक था वो एक बास्केट में कॉइल मतलब ऐसा गोल गोल करके वो बैठा हुआ था। देखे हो ना आपने, ऐसा गोल गोल करके वो बैठा रहता है, और जो उसकी नेक होती है तो वो ऐसे स्वैन की तरह निकली हुई होती है। बस वहाँ पे उन्होंने वो बताया, इट्स हेड रेज्ड इन ग्रेसफुल बैंड लाइक दैट ऑफ स्वैन while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of invisible waterfall। और उसके कान में वो जो म्यूज़िक था फ्लूट का वो जा रहा था, जैसे वाटरफॉल की आवाज़ होती है ना एकदम धीमी धीमी, वैसे ही उसके कान में भी वो साउंड जा रहा था। The child went toward the snake charmer। अब जो चाइल्ड था वो स्नेक और फ्लूट देखकर स्नेक चार्मर की तरफ चले गया। बट नोइंग हिज पेरेंट हैड फॉरबिडन हिज टू हियर सच अ कोर्स म्यूजिक,
पर उसे सडनली याद आया कि उसके पेरेंट्स ने उसे ऐसा म्यूज़िक कोर्स मतलब ऐसा अनप्लीजेंट म्यूज़िक सुनने के लिए मना किए हैं। हाँ, एज द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीड फार्दर। उसे फिर से याद आया कि उसके पेरेंट्स ने उसे ऐसा मतलब म्यूज़िक सुनने के लिए मना करे हैं, तो वो सुन के फिर से आगे चले गया। जैसे ही वो आगे जाता है, देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। Men and women, children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with a dizzy laughter. The child watched them intently, and then he made bold request. I want to go around about. Please, mother, father. वो थोड़ी देर आगे गया तो उसे राउंड अबाउट दिखा। राउंड अबाउट मतलब जो गोल वाले झूले होते हैं ना, तो वो दिखे। अब वो बच्चा है तो वो बड़े वाले वो मैरी गो राउंड पे तो बैठेगा नहीं, तो उसे झूला कौन सा पसंद आया जिसमें बहुत सारे हॉर्सेस होते हैं ना, छोटे बच्चे जिस पे बैठते हैं, उसे वो वाला झूला ना अच्छा लगा। तो फिर उसने मतलब से बहुत हिम्मत एक साथ हिम्मत जुटाया अपनी और अपने पेरेंट्स को बोला कि मम्मा पापा मुझे ना ये वाले झूले पे बैठना है, मुझे बैठना ही है। ठीक है, वो झूले पे बहुत सारे बच्चे थे अपने पेरेंट्स के साथ। जैसे ही उसने ये बोला, देयर वॉज नो रिप्लाई। फिर उसके पीछे से ना कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई रिप्लाई आया ही नहीं, मतलब वो बोला और कोई रिप्लाई नहीं आया। जैसे ही उसने बोला कि मुझे मैरी गो राउंड अबाउट पे बैठना है, ही टर्न लुक एट हिज पेरेंट्स। वो पीछे पलटा अपने पेरेंट्स को देखने के लिए। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड। दे वर नॉट देयर। ही लुक बिहाइंड। देयर वॉज नो साइन ऑफ दैम। अब वो अपने पेरेंट्स को, जैसे वो पीछे पलटा, उसने एक साइड अपने पेरेंट्स को देखा, फिर दूसरे साइड अपने पेरेंट्स को देखा, पर उसके पेरेंट्स नहीं मिले। वो घूम घूम के हर जगह देखने लगा, पर उसके पेरेंट्स नहीं मिले। Then next, a full deep of cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with a fear. Panic stricken, he ran to one side first, then the other, hither and thither, in all direction, knowing not where to go. "Mother, father!" he wailed. His yellow turban became untied, and his clothes became muddy. अब वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगा। उसके पेरेंट्स उसे कहीं पे भी नहीं दिखे। बच्चा छोटा था, इवन अभी तक के तो हम भी वही करते हैं ना, अगर मम्मी पापा नहीं दिखे तो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। और बस स्कूल से आए हम तो बस एक ही आवाज़ रहती है, मम्मी आप कहाँ हो। मम्मी नहीं दिखे तो हम पूरा घर ढूंढने लगते हैं, राइट। तो वो तो बच्चा फेयर में गया था, वहाँ पे उसका कोई रिलेटिव नहीं था, उसके पहचान के कोई नहीं थे जो उसको सिक्योर कर सके। तो फिर वो तो एकदम डर जाएगा ना। तो वो रोने लगा, बहुत ज़ोर से वो रोने लगा और चिल्लाने लगा कि मदर फादर, हिज मदर फादर। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कन्वर्स्ड। ओके, कन्वर्स्ड का मीनिंग होता है टू मेक अ मूवमेंट। ओके, मतलब हम जो मतलब डर की वजह से हम जो मुंह मतलब फेस बनाते हैं, अपने मुंह बनाते हैं ना डर के, एकदम गंदे, तो वो वैसे फेसेस बनाने लगा। पैनिक स्ट्राइकन ही रन टू अ वन साइड देन द अदर, हिदर एंड दिदर, इन ऑल डायरेक्शन। उसको मतलब एकदम से डर की वजह से वो इधर उधर घूमने लगा। हर डायरेक्शन में वो अपने पेरेंट्स को सर्च करने लगा। हर डायरेक्शन में उसने अपने पेरेंट्स को सर्च किया। यहाँ पे हिदर एंड दिदर दो वर्ड आ रहे हैं। अब यहाँ पे हिदर एंड दिदर का मीनिंग क्या होता है? हियर एंड देयर। नोट करना होगा, नोट कर लो टाइम पे, क्योंकि हमें इतना सब याद नहीं आता है। हिदर एंड दिदर, नोइंग नॉट वेयर टू गो, मदर फादर, बट उसके पेरेंट्स कहीं पे भी नहीं मिल रहे थे उसे। ही वेल्ड, वो और ज़ोर से रोने लगा। हिज येलो टर्बन बिकम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ बिकम मडीज। अब जो उसने टर्बन पहनी थी, टर्बन पता है आप लोगों को, पगड़ी जो सर पे बांधते हैं ट्रेडिशनल वे में, देखे होंगे आपने कई बार।
इवन जो ग्रूम वगैरह होते हैं ना वो लोग भी बांधते हैं, बट उन लोगों की वो अलग होती है। ये बच्चा था, इसने सिंपल वाली वेयर करके रखा था। जो विलेजर्स होते हैं ना मोस्टली वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसने कौन सी कलर की वो टर्बन वेयर किया था? येलो कलर की, जो कि उसकी हेजिटेशन की वजह से वो जो टर्बन थी वो अनटाइड हो गई थी। अनटाइड हो गई थी मतलब से खुल गई थी, और जो उसके क्लोथ्स थे तो वो मडी हो गए थे पूरी मिट्टी से। अब वो विलेज वाले एरिया था, वहाँ पे तो मिट्टी के अलावा कुछ मिलना नहीं है, और फेयर्स वगैरह भी ऐसी ही जगह ऑर्गेनाइज होते हैं जहाँ पे एक बड़ा ग्राउंड हो और ओपन हो, और ग्राउंड में मोस्टली मिट्टी ही होती है। तो वो मिट्टी की वजह से जो उसके क्लोथ्स थे वो भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated. His cries separates into sobs. At little distance on the green grass, he could see, through his filmy eyes, men and women talking. He tried to look intently among the patches of the bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these peoples, who seemed to laugh and talk just sake for the laughing and talking. ओके, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं राइटर ऑथर, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बच्चा इधर उधर एकदम फ्यूरियस होके, इरिटेट होके वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगा। फिर एक जगह वो एकदम, अब उसके पेरेंट्स नहीं मिल रहे हैं, वो सैड हो गया और एकदम हारा हुआ एक जगह आके खड़ा हो गया। अब उसकी जो क्राइस थी, मतलब वो जो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, तो वो किस में सप्रेस हो गई, किस में जाके छुप गई? वो सॉब्स का मीनिंग होता है सिसकिया लेना। बच्चे लेते हैं ना जब वो थक जाते हैं रोते रोते, बस सिसकिया लेते हैं, तो वो भी एक रोने का ही साइन होता है। तो उन्होंने क्या बोले है? हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स। ओके, एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज। फिल्मी आइज, ओके, ये वो वाली फिल्म नहीं है जो हमारे हीरोइन और हीरोज बनाते हैं, ये अलग है, मैं आपको वो बताती हूँ। When men and women talking at little distance on the green grass, थोड़े डिस्टेंस पे ग्रास, वहाँ पे ग्रास थी, उसे दिख रहा था। Through his filmy eyes, ये फिल्म का मीनिंग होता है एक लेयर कैसी? मतलब उसके आंसुओं की जो लेयर थी वो उसकी आइज पे आ गई थी, ठीक है। वो अपने वो अपनी फिल्मी आइज से जो एक फिल्म छा गई थी उसकी आंखों के ऊपर, तो वो अपनी उन आंखों से जो वहाँ पे मैन और वुमेन थे उन लोगों को बातें करते हुए देख रहा था। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes. वो बहुत केयरफुली देखने लगा। शायद उसके पेरेंट्स ने ब्राइट येलो कलर के कोई क्लोथ वगैरह पहने होंगे, शायद वो ढूंढ रहा होगा कि मुझे ये कलर के, मतलब ये कलर पहने हुए, कोई वेयर किए हुए कोई मिल जाए, पर वो बहुत केयरफुली देख रहा था। इंटेंटली का मीनिंग होता है केयरफुली, ओके। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, पर वहाँ पे उसके मम्मी पापा का कोई भी साइन नहीं था, मतलब वो लोग दिख ही नहीं रहे थे। बच्चा इतना ज़्यादा सैड हो गया था कि उसे हर चीज़ ड्रामा लग रही थी कि ये क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वहाँ पे जो लोग थे who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, उसे लग रहा था कि ये लोग भी ड्रामा कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसे थोड़ी देर पहले वो हर चीज़ को लेके एक्साइटेड था, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे? जैसे ही उसके मदर फादर उसे नहीं दिख रहे हैं, वो कितना ज़्यादा सैड फ्यूरियस हो गया है, उसे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना। ये वैसे ही है, ओके। तो वहाँ पे जो लोग हंस रहे थे ना, तो उसे भी वही लग रहा था, ये क्यों ज़बरदस्ती में हंस रहे हैं, यहाँ पे मैं इतना परेशान हूँ और ये लोगों को सिर्फ हंसी आ रही है, ठीक है। वो अपने दिमाग में बस यही सब चीज़ें सोच रहा था। He ran quickly again, this time to shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's leg. His little sob lingering. Mother, father. Near the entrance of temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other. The poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movement, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice
father, mother. A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him in his arm. ओके, तो लास्ट पैरा में हमने क्या देखा कि उसे मतलब जो लोग हंस रहे थे वहाँ पे, जितने भी पीपल्स थे वो लोग हंस रहे थे, तो उसे यही लग रहा था कि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, बस ड्रामा कर रहे हैं, उसे यही लग रहा था. अब उसके आगे क्या है, ही रन क्विकली अगेन दिस टाइम. अब क्या हुआ, वो बहुत जल्दी से गया, ठीक है, एकदम भागते हुए गया. दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम टू क्राउडिंग. ओके, श्राइन SHRINE श्राइन, इसका मीनिंग होता है मंदिर, टेम्पल, ठीक है, ये अनदर नेम है टेम्पल का. ओके, श्राइन लिख लो वहाँ पे अगर मीनिंग लिखनी होगी तो. दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग. श्राइन के पास ना ऑफ कोर्स मंदिर है, वहाँ पे और ज़्यादा क्राउड होगा, तो बच्चे को ऐसा लगा होगा कि उसके पेरेंट्स श्राइन में होंगे, टेम्पल में होंगे, तो वो वहाँ जाके अपने पेरेंट्स को ढूंढना चाहा, तो वो बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीडली भागा वो मंदिर की तरफ. एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस here was congested with men, but he ran through people's legs, his left sob lingering mother father. पर वो जैसे जैसे वो चल रहा था ना, तो उसके हर इंच, अब वहाँ पे फेयर लगा है तो कितना ज़्यादा रश होता है, एकदम क्राउडेड एरिया है वो, तो वहाँ पे भी ना बहुत ज़्यादा क्राउड था. इवन वहाँ पे इतना ज़्यादा लोग, एकदम कंजेस्टेड का मीनिंग होता है फुल ऑफ. वो जो पूरा श्राइन वाली स्पेस थी ना, वहाँ पे वो पूरी पीपल से भरी हुई थी. वहाँ पे मतलब पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी, बट फिर भी वो कैसे भी करके वहाँ से जा रहा था और धीरे धीरे मतलब रोते रोते बोल रहा था मदर फादर. नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, ओके, हाउएवर द क्राउड बिकम वेरी थिक. मैन जॉसल ईच अदर, हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आईज एंड हेफ्टी शोल्डर्स. जैसे ही वो टेम्पल के एंट्रेंस के पास पहुंचा ना, तो वहाँ पे जो क्राउड थी ना वो और ज़्यादा मतलब बढ़ गई, बहुत ज़्यादा क्राउड हो गई. और वहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द क्राउड बिकम वेरी थिक, मतलब क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ गई वहाँ पे. मैन जॉसल ईच अदर, जॉसल का मीनिंग होता है धक्का देना, टू पुश समवन. ओके, द मैन जॉसल ईच अदर, जो वहाँ के लोग थे तो वो एक दूसरे को धक्का देने लगे. हेवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स. यहाँ पे मतलब बच्चा सबको देख रहा था, इतने ज़्यादा बड़े बड़े लोग थे वहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे हेफ्टी शोल्डर्स का मीनिंग आ रहा है लार्ज एंड हैवी. ओके, मतलब वहाँ पे वो बच्चे से बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोग थे. अब वो बच्चे अगर उसे देखेगा तो उसे यही लगेगा ना, ये कौन है. उसे तो हर कोई घोस्ट की तरह ही दिखेगा, उसके पेरेंट्स हैं नहीं वहाँ पे, उसे लगेगा भूत है ये लोग. डरते हैं बच्चे तो उन्हें कुछ भी दिखाई देता है. और यहाँ पे क्या, उसे वो क्रिमिनल भी दिखने लगे. उनकी आँख मतलब एकदम मर्डरस, मतलब से क्रिमिनल जैसी दिख रही थी उसे. द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू अ थ्रस्ट way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movement. जो बच्चा था, छोटा था, इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में वो जा रहा है. अब वो तो छोटा सा बच्चा है, तो वो हार्डली उन लोगों के लेग्स तक आता होगा, तो वो उनके पैरों के बीच में ना इधर से उधर, इधर टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहा था. टू एंड फ्रो, आगे और पीछे वो बच्चा होते जा रहा था. ओके, ब्रूटल मूवमेंट, ब्रूटल का मीनिंग होता है हार्श और रफ मूवमेंट, ठीक है. अब ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द साइड पिच ऑफ हिज वॉइस मदर फादर. शायद वो बच्चा ना किसी के पैर के बीच में कुचला भी जाता था, ठीक है. उसे मतलब ऐसा फील हो रहा था, इतने ज़्यादा लोग हैं, मैं कहीं इन लोगों के पैरों के नीचे ना आ जाऊँ. तो उसने क्या करा, एक धीमी सी आवाज़ निकाली, धीमी सी नहीं पाई, मतलब थोड़ी सी आवाज़ निकाली उसने बहुत ज़ोर, और बोला मम्मी पापा, मतलब मदर फादर. ट्रैम्पल्ड, अंडर फुट के पहले देखो ट्रैम्पल लिखा हुआ है, तो उस ट्रैम्पल की मीनिंग होगी एक्ट ऑफ क्रशिंग. ओके, मतलब उसे डर था कि वो कहीं क्रश ना हो जाए, उन लोगों के पैरों के नीचे ना आ जाए, कहीं गिर कर उन लोगों को जितना हार्शली उसे वो पुश कर रहे थे, उसकी वजह से अगर वो पैरों के नीचे आ जाता, तो उसने पहले ही क्या किया, चिल्लाने, मतलब थोड़ी सी आवाज़ में वो चिल्लाने लगा. अब
अब इतने सारे लोगों में से ना एक इंसान ने उसकी आवाज़ सुनी। अ मैन इज सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई, ओके, उसने उसकी आवाज़ सुनी। स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब वो टर्न भी नहीं हो पा रहा था, तो वो झुकेगा कैसे, तो उसने बहुत डिफ़िकल्टी से, बहुत ज़्यादा मुश्किल से वो नीचे झुका। वो जो मैन उसे मिला था ना, जिसने उसकी आवाज़ सुनी थी, वो नीचे झुका, थोड़ा बेंड हुआ। स्टूपिंग का मीनिंग होता है एक्ट ऑफ बेंडिंग बॉडी फॉरवर्ड और डाउनवर्ड, ओके, तो वो डाउनवर्ड झुका, डाउनवर्ड हुआ वो, और लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, और उसको अपने आर्म्स में उठाया, मतलब अपनी गोदी में उसने उठाया। अब क्या करता है वो, अब तो उससे क्वेश्चन ही करेगा ना, तुम कौन हो, तुम किसके बच्चे हो, तुम कहाँ से आए हो। अगर कोई बच्चा घूम जाता है तो हम भी यही क्वेश्चन करते हैं ना, हमें मिलता है तो तुम्हारा नाम क्या है एंड ऑल, तो बस वही है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आए बेटा। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बेटे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टेड क्लियर ऑफ द मास, मतलब वो थोड़ी भीड़ को उसने गोदी में उठाया अपने, और वो चलते चलते मतलब भीड़ के अपोजिट साइड जाते हुए, जहाँ पे भीड़ नहीं है, यहाँ पे क्या रहे, स्टेड क्लियर ऑफ द मास, मतलब से भीड़ के अपोजिट डायरेक्शन में वो जाता है, अपना रास्ता चेंज कर लेता है, ठीक है। उस डायरेक्शन में जाते जाते उसने पूछा, मतलब वो उससे बात कर रहा था, वो उससे ये सब क्वेश्चन कर रहा था। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब क्या हुआ, जैसे पेरेंट्स उससे जैसे ही वो जो आदमी था, जो वो मैन था, उससे जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा था, तो वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। होता है ना, जब हम रोते हैं और कोई हमसे कुछ पूछता है तो हमें और रोना आता है, तो बस सेम वैसे ही बच्चे के साथ भी हो रहा था। वो रो रहा था, फिर उसके वो जो मैन था वो उससे पूछ रहा था कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो वो और रो रहा था, और सिर्फ इतना ही बोल रहा था कि नहीं, सिर्फ मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए और कोई नहीं चाहिए, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। वो एकदम इनसिक्योर फील कर रहा था उस टाइम, क्योंकि उसका शेल्टर, उसका जो प्रोटेक्शन है वो उसके पास नहीं था। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, जो वहाँ पे वो मैन था तो वो उसको रिलैक्स करने लगा, कंफर्टेबल थोड़ा सा करने लगा। कहाँ ले जाके, राउंड अबाउट, जिस पे उसे बैठना था, लास्ट में जिस पे उसे बैठना था ना, वो वहाँ जाके वो मतलब वहाँ पे उसे लेके गया और उसे वो थोड़ा कंफर्टेबल कर रहा था। सूथ, SOOTH, सूथ का मीनिंग होता है रिलैक्स और कंफर्टेबल। विल यू हैव अ राइड ऑन अ हॉर्स, ओके, वो उससे पूछता है कि तुम हॉर्स पे राइड करना चाहोगे, तुम इस हॉर्स मतलब ये वाले झूले में बैठना चाहोगे। ही जेंटली आस्क्ड हिज अप्रोच, जैसे ही वो रिंग के पास गया, पता है ना वो हॉर्स की रिंग्स होती है, तो वो उसके पास गया, उससे क्वेश्चन किया, ठीक है। द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father। जैसे उसने मैन ने उससे ये पूछा, फिर से वो और ज़ोर से रोने लगा और एक ही चीज़ बोलने लगा कि नहीं, मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए, मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए, बस, ठीक है। देखो, पहले उसे राउंड अबाउट में ही बैठना था, वो राउंड अबाउट में ही बैठने के लिए जब वो बैठा था तब भी उसे पता चला था कि वो लॉस्ट हो गया है वहाँ पे फेयर में, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, द मैन हेडेड टूवर्ड द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लोट टू द swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. But the child shut his ear with his finger and shouted his troubled pitch strain, I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child attention and quieten him. Would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. Okay. The man headed, अब कहाँ स्टार्ट हो रहा है, वो राउंड अबाउट में बैठने के लिए उसने मना कर दिया था। अब राउंड अबाउट से पहले उसे क्या सुनना था, याद है? उसे वो जो स्नेक चार्मर था, वो जो फ्लूट बजा रहा था, उसे वो सुननी थी, ठीक है। पर वो चले गया था आगे, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे स्ट्रिक्टली मना किए थे कि तुम्हें ये मतलब ऐसे म्यूज़िक सुनने का, ऐसे अनप्लीजेंट म्यूज़िक सुनना नहीं चाहिए, ऐसा वैसे उसके पेरेंट्स ने उसे बोल के रखे थे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वो जो मैन था जिसने उसे उठाया था अपनी गोदी में, वो उसे बोल रहा था,
देखो बेटा, वो स्नेक चार्मर कितनी अच्छी फ्लूट बजा रहा है, और जो कोबरा है वो कैसे बैक एंड फोर्थ हरकत कर रहा है, मतलब वो कैसे डांस कर रहा है, एक बार सुनो तो। पर वो बच्चा और ज़ोर से रोने लगा और उसने अपने दोनों हाथ से कान बंद कर लिए कि नहीं, मुझे नहीं सुनना है। ठीक है, दोनों हाथों से उसने अपने कान बंद कर लिए और बस यही बोल रहा था, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। अब उसके आगे, अब उसने स्नेक चार्मर से पहले क्या देखा था? बलून्स देखा था, जो बलून वाले अंकल खड़े हुए थे। हाँ, वो बलून्स देखा उसने और मैन उसे बोलने लगा। द मैन टूक हिम नियर द बलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। वो सोचने लगा, अगर मैं ये बलून्स दिखाऊंगा उसे तो शायद जो बच्चा है उसका अटेंशन दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाए, उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए उसके पेरेंट्स से। बट ऐसा नहीं होता है। वो ऐसा होता ही नहीं है। जैसे ही द चाइल्ड टर्न आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉब्ड। वो बोलता है ना कि बलून्स को देखो, तो वो अपना मुंह फेर लेता है दूसरी साइड कि मुझे नहीं देखना है बलून्स, मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए और चाहिए ही। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी bore him to the gate where the flower seller sat. Okay, look, can you smell those nice flower, child? Would you like garland to put round your neck? The child turned his nose away from the basket and reiterated his sobs. I want my mother, I want my father. Okay, अब बलून से पहले उसे क्या लेना था? गुलमोहर वाली गार्डलैंड, याद है, जिसकी वो स्मेल भी ले रहा था। उसे वो चाहिए थी गुलमोहर वाली गार्डलैंड। फिर जब वो मैन ने उसे ऑफ़र किया कि तुम्हें वो गुलमोहर की गार्डलैंड चाहिए क्या? गुलमोहर की गार्डलैंड आप अपने मतलब नेक पे राउंड करके भी वेयर कर सकते हो एज अ नेकलेस। ठीक है, और देखो वो कितना अच्छा स्मेल कर रहे हैं। तो जो चाइल्ड था, जो बच्चा था, तो उसने क्या करा? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट। जो बास्केट थी वहाँ पे गार्डलैंड की, उसने अपना जो मतलब नोज़ एरिया उसको वहाँ से हटा दिया कि नहीं, मुझे नहीं, मतलब स्मेल भी नहीं लेना था उसे। और फिर से वो रिट्रेटेड का मीनिंग होता है रिपीटेड, कोई भी चीज़ बार बार करना। जैसे बार बार क्या बोल रहा था वो? आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। देखो, उसे हर चीज़, यही सब चीज़ पहले चाहिए थी, हाँ, पर अभी उसे वो चीज़ नहीं चाहिए। ओके, क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उसके पास उसके पेरेंट्स नहीं है। जो उसका सबसे कीमती चीज़ है, उसके सबसे जो वैल्यूएबल चीज़ है, वो है ही नहीं उसके पास। उनके आगे उसे वो सब चीज़ कुछ भी नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है पेरेंट्स नहीं है तो ये जो दुनिया है ये कोई काम की ही नहीं है। और एग्जैक्टली नहीं है, पेरेंट्स के बिना इसकी दुनिया कोई भी काम की, बिकॉज उन्हीं का ही लव है जो अनकंडीशनल होता है। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charge by a gift of sweet, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweet would you like? Okay, child, he asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. ह्यूमर का मीनिंग होता है हैप्पी, ओके, और डिस्कॉन्सोलेट जो है उसका मीनिंग होता है वेरी अनहैप्पी। तो उसे ऐसा लगा ये बच्चा, मतलब जो चाइल्ड था, यहाँ पे चार्ज का मीनिंग यहाँ पे निकलेगा कि वो जो मैन था तो वो उसकी इंचार्ज मतलब वो मैन उसका देखभाल कर रहा था, वो उसको संभाल रहा था। ठीक है, तो वो उसे ऐसा लग रहा था ये बच्चा इतना ज़्यादा अनहैप्पी है, अगर मैं इसे गिफ्ट मतलब इसे स्वीट्स दूंगा तो शायद वो खुश हो जाए। तो जो आदमी था उसने उसको कहाँ लेके गया? जो स्वीट का कॉर्नर था, जहाँ पे उसकी मोस्ट फेवरेट स्वीट थी बर्फ़ी, उसने उसे वहाँ पे लेके गया। ओके, और उससे पूछा कि बेटा तुम कौन सी स्वीट खाओगे? तो फिर बच्चे ने क्या रिप्लाई किया? द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉब। बच्चे ने वहाँ से भी अपना मुंह फेर लिया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे, वो बोल रहा है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे मम्मी पापा चाहिए। बस यहाँ पे सस्पेंस में लाकर मुल्क राज आनंद जी ने स्टोरी अपनी कंप्लीट कर दी। ये एक ओपन एंडेड स्टोरी है, यहाँ पे बाद में क्या हुआ ये कुछ भी नहीं पता है। आप सोचते हो कि क्या वो बच्चा अपने पेरेंट्स को मिला होगा, या फिर वो जो मैन था तो उसने उसे लेके चले गया होगा? ओके,
तो बस जो ऑथर है हमें सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि ये वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड की जितनी भी चीज़ें हैं हमें वो हर चीज़ अट्रैक्ट करती है, लेकिन हम वो अट्रैक्शन के पीछे भागना नहीं है, हमें अपने पेरेंट्स को छोड़ना नहीं है उस केस में। अदरवाइज़ हमें छोटी छोटी चार्म ही इतना अट्रैक्ट कर देती है कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स को भूल जाते हैं, राइट। पर हमें ऐसा नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पे ना 2 क्वेश्चन निकल रहे हैं, क्या बच्चा पेरेंट्स से दूर हुआ था या फिर पेरेंट्स बच्चे से दूर हुए थे? क्योंकि पेरेंट्स को भी ध्यान देना था। अब वो वहाँ पे राइटर क्या बोलना चाहते हैं, बस वो यही बोल रहे हैं कि हमें जैसे बच्चा हर चीज़ों को देख के अट्रैक्ट हुआ है वहाँ पे, है ना, तो हमें भी दुनिया की हर चीज़ों को देख के अट्रैक्ट नहीं होना है। हमें याद रखना है कि पेरेंट्स भी है, हमें उनके भी साथ रहना है, ठीक है। एक ही जगह नहीं कि हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है हम सिर्फ उसके पीछे भाग जाए। ओके, हमें हर चीज़ की तरफ बराबर कंसंट्रेट करना चाहिए। देखते हैं अब क्या सोचते हो आप लोग, मिला होगा बच्चा अपने पेरेंट्स से या नहीं? इस स्टोरी से ना हमें वो बच्चे का उसके पेरेंट्स के प्रति लव अफेक्शन भी शो हो रहा है कि वो अपने पेरेंट्स से कितना ज़्यादा लव करता है, और वो बच्चा अपने पेरेंट्स के बगैर रह ही नहीं सकता है ना। वो जैसे ही वो उससे दूर हो गया, मतलब अपने पेरेंट्स से जैसे ही वो दूर हुआ, तो वो एकदम हेल्पलेस फील करने लगा कि इतनी ज़्यादा भीड़ में मैं अपने पेरेंट्स को ढूंढूं तो ढूंढूं कैसे, है ना। तो बस हमें भी इस दुनिया की भीड़ में घूमना नहीं है, हमें अपने आप को संभाल के रखना है, हाँ, कहीं हम खो ना जाए और अपने फैमिली से दूर ना हो जाए। ओके, तो ये थी हमारी स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। बाय बाय।